नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का सालाना बजट आने वाला है और इस बजट के लगभग 2.5 लाख करोड़ तक के रहने की संभावना है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं जिस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे लगता है कि किसान हों, कर्मचारी हों, उनके लिए इस बजट में कुछ न कुछ खास मिलने वाला है। रही बात आम जनता की, तो उसे फिलहाल इस बजट से बहुत बड़ी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पेट्रोल की बात हो या बाकी के अन्य उत्पादों की बात हो, वहाँ किसी तरीके के भी कर में कमी नहीं की गई है। उल्टे जिस तरह से बिजली के दाम हों साल भर बढ़ते ही रहते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते ही रहते हैं, सो इससे आम जनता को तो फिलहाल निजात मिलती नज़र नहीं आती है। आज बजट को लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि आने वाला बजट मध्य प्रदेश के लिए कैसा होगा और जो राजनीतिक दल हैं वो बजट को लेकर क्या सोचते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो मेहमानों का परिचय जो इस पर चर्चा में भाग लेंगे। बात कांग्रेस की करें, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं दिनेश साहू जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और बीजेपी की विचारधारा से संबंधित अगर हम व्यक्ति की बात करें तो सचिन जैन जी हैं, वो यहाँ अपना पक्ष रखेंगे और हमें बताएंगे कि सरकार किस तरह से कोरोना काल में जिसको कहें परिस्थितियों से निपटने के इंतजाम कर रही है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर साहू जी आपसे बनता है कि जो बजट आने वाला है वो आपको पता ही होगा, क्योंकि कांग्रेस निरंतर सत्ता पक्ष की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए है, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ तक का ये बजट होगा और कमलनाथ सरकार की तुलना में ये बजट ज़्यादा जिसको कहें जनहितैषी होगा, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है। आपकी क्या मतलब अनुमान है, आपका क्या अनुमान है? सर, इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिवराज सिंह चौहान जी का भी बजट आने वाला है उसमें आप एक चीज़ देखिए कि पेट्रोल के रेट कम नहीं हो रहे हैं, डीजल के रेट कम नहीं हो रहे हैं, बिजली के रेट कम नहीं हो रहे हैं। इसमें सरकार अगर वेट कुछ कम करती तो पेट्रोल डीजल के भी रेट कम होते, बिजली के भी रेट कम होते। उल्टा अभी आप देखिएगा कि 1 तारीख से बिजली के बिल के रेट बढ़ने वाले हैं, यूनिट की दर बढ़ जाएगी। तो आम जनता को इस बजट से कितना फ़ायदा हो रहा है हमें ये देखना होगा, क्योंकि सरकार जो बजट पेश करती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उसका सीधा सीधा संबंध होता आम जनता से, क्योंकि सरकार आम जनता के लिए होती है। अब आप देखिए कि जब महंगाई अगर कम नहीं होगी तो आम जनता के ऊपर बोझ बढ़ेगा। और आप देखिए कि कोरोना के बाद से प्राइवेट सेक्टर की हालत कितनी ख़राब है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके भरण पोषण का जरिया ख़त्म हो गया है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो महंगाई और बढ़ेगी। तो आम जनता का क्या होगा ये पहले हमें सोचना है। अगर सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है तो ये बजट हम ये मानते हैं कि जो कमलनाथ जी का जो बजट था वो आपने देखा होगा कि 100% तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंट तो ऐसा रहता था कि आम जनता को राहत मिलती थी। तो मैं ये मानूंगा कि अगर शिवराज जी का बजट महंगाई के ऊपर होता है कि डीजल का रेट कम हो जाए, बिजली का रेट कम हो जाए, तो आम जनता के लिए ठीक है, वरना ये बजट जनता के हिसाब से ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जैन साहब कि सरकार से बहुत सी अपेक्षाएं हैं, केंद्र का भी बजट आया, उसके बाद अब प्रदेश के बजट की बारी है। आपको लगता है कि सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करेगी? देखिए प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है इस पेट्रोल डीजल की अगर बजट की बात करें या पेट्रोल डीजल, तो मुझे ऐसा लगता है पेट्रोल डीजल जो है मध्य प्रदेश से ही अकेला संबंधित नहीं है, केंद्र पूरे समस्त राज्यों के अंदर भी ये समस्याएं हैं इसकी। तो इसका जो समाधान होगा मुझे ऐसा लगता है पूरे अखिल भारतीय स्तर पर होगा। और बजट की स्तर की बात करें मध्य प्रदेश के, जहाँ तक बजट का प्रश्न नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर तो देखिए जो होगा सो होगा, पर अगर मध्य प्रदेश में 5 रुपये ज़्यादा वसूले जा रहे हैं टैक्स के रूप में, तो क्या ये कम नहीं हो सकते? बिल्कुल प्रकाश जी, मैं उसी पे आ रहा था। वो इसलिए कम नहीं हो, अभी जिस तरीके से देखिए जीडीपी जो है
24% पहुंच गई थी, जिस तरीके से पेंडेमिक आया उस हिसाब से आज भी महंगाई दर जो है 4% के आसपास झूल रही है, जबकि 2011-12 में तो ये -11% 12% तक पहुंच गई थी महंगाई की दर। आज की डेट में जब जीडीपी -24 पे हो गई थी तो महंगाई की दर 30% के आसपास हो जाना चाहिए थी। और दालें जो 200 रुपये किलो पहले खाते थे हम, ऐसे जो सारी सब्जियां और सब महंगा हो गया था, अनाज भी महंगा हो गया था 2012-13 में, आज ये 500-600 रुपये किलो की दाल मिलती। लेकिन ये कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, सभी पूरे देश के अंदर की एक अच्छी गवर्नेंस रही है, जिसके कारण से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छा रोल प्ले किया है, जिससे कि मौद्रिक नीति भी संभाल के रखी है उन्होंने और महंगाई की दर पर कंट्रोल किया। अभी आपने देखा होगा प्रकाश जी की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने ही कहा इसी विषय पर कि पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही कह दिया, ये सरकार को भी उन्होंने सिग्नल दे दिया कि आप सारी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को मिलकर के पेट्रोलियम के पदार्थों के ऊपर जो टैक्स लग रहे हैं उसके ऊपर उनको समीक्षा करनी होगी, उसको कम करना होगा। नहीं तो उन्होंने साफ कहा है कि पेट्रोलियम के ऊपर अगर कोई भी बढ़ रहा है पैसा, अगर ज़्यादा जा रहा है, तो निसंदेह महंगाई की दर जो अभी 4% पे आ गई है, ये फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोलियम से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, तो माल का आवागमन ढुलाई महंगी हो जाएगी। हर चीज़ मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि अब जैसे राज्य सरकार का सवाल है कि राज्य सरकार अपनी फिजूल खर्ची कम करके क्या ऐसा इंतजाम नहीं कर सकती कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हों? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे सरकार भी, इस पे ये जो टैक्स है इस पे कम करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होगी जिसमें सारे राज्य उसके सदस्य होते हैं। नहीं, अभी तो बजट की बात हो रही है, तो बजट में ऐसा कोई प्रावधान दिख नहीं रहा है अभी भी। और जो किसान हैं वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि डीजल इतना महंगा है तो वो कैसे खेतों की जुताई हकाई करे। क्या आप समझ सकते हैं कि उसके लिए बहुत दिक्कत इसलिए होती है कि अगर डीजल महंगा हो जाता है तो उसके लिए पूरा खेती में कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा बढ़ जाता है सालाना। तो अब बात ये उठती है कि इस खर्चे को कम करने के लिए क्या सरकार अपने दीगर खर्चे कम नहीं कर सकती? प्रकाश जी, बिल्कुल निसंदेह इस खर्चे के लिए नहीं, मुझे कोई सी भी सरकार हो, उस सरकार को अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि जिससे कि जो बेनिफिट नहीं देते हैं, जहां जनता को फ़ायदा नहीं मिलता है, और व्यक्तिगत जैसे जो बंगले हुए या बहुत सारे जो होते हैं, जैसे आईफा जैसा अवार्ड कमलनाथ की सरकार करा रही थी, उसमें अभिनेत्रियों और फिल्म स्टार्स को लाकर उसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं। इस प्रकार के खर्चों से तो नितांत ही बचना ही चाहिए। नहीं, पर अभी भी सरकार आप देखेंगे जैसे कमलनाथ की सरकार चल रही थी वैसे ही अभी चल रही है कमलनाथ पार्ट 2। अभी आप देखें, आप दिल्ली से कुछ उदाहरण देखें, जैसे उनके यहाँ बिजली सबसे सस्ती है, मध्य प्रदेश से तो बहुत ही सस्ती है। अपने यहाँ जो औसतन एक दुकान मालिक या शोरूम मालिक बिजली का चुका रहा है दर, वो 12 रुपये यूनिट तक चुका रहा है प्रति यूनिट, है ना। और यही दिल्ली में 7 रुपये है। और इसी तरीके से उन्होंने अपने खर्चों को कम करने के लिए ये किया कि सीधे सीधे 2000 गाड़ियाँ जो दिल्ली सरकार में लगी हुई थी कॉन्ट्रैक्ट पे, उन्होंने कह दिया कि अब हम 1 तारीख से 1 अप्रैल से ये सब की सब गाड़ियाँ हटा रहे हैं और उसकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल अफसरों को दिए जाएंगे। बिल्कुल प्रकाश जी, आपने सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश के इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रदेश के अंदर भी लाना चाहिए, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कमलनाथ जी को साइकिल भिजवाने, मुझे लगता है उनको ऐसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल या इलेक्ट्रिक बाइक उनको दे दी जाए कमलनाथ जी को, जिससे कि ये प्रदेश के अंदर भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि ऐसे जो संसाधन हैं जिससे पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती है उनको बढ़ावा मिलेगा। तो नितांत ही ये एक अच्छी अप्रोच है और पूरे भारत के अंदर भी केंद्र सरकार भी इसको लागू कर रही है, तो बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ। पर अभी राज्यों की बात हो रही है कि जब राज्य में केजरीवाल जैसा व्यक्ति ये कर सकता है, तो 15 साल से निरंतर सत्ता में हैं शिवराज जी, तो क्या ये इनोवेटिव आइडिया उनके पास नहीं आ रहे हैं कि खर्चे कम किए जाएं? प्रकाश जी, इनोवेटिव आइडियाज़ तो बिल्कुल आ रहे हैं और वो उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि 1,15,000 20,000 करोड़ रुपए तो आम जनता के लिए जो कोरोना टाइम में भी तक दे चुके हैं, जैसे किसानों के लिए दे चुके हैं। मैं आपको बताना शुरू करता हूँ किसको दे चुके हैं। उन्होंने कहा झुग्गी वालों के लिए फ्री। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कौन सी प्रोडक्टिविटी होती है? किसानों के लिए फ्री करते तो समझ में आता कि वो अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। आप दीजिए, मना नहीं है, झुग्गी वालों को भी आप दीजिए, पर एक बत्ती कनेक्शन ही दीजिए, एक पंखा दे दीजिए।
अब आपने कहा नहीं 4 पंखे, एक कूलर, और मेरे भैया तू तो एसी भी लगा ले आगे चल के। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब वो झुग्गी में रह ही रहा है तो आप कूलर, पंखा, एसी सब देते चले जाओगे, फ्री में आज उसको खाना मिल रहा है यानी राशन मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रही है, पट्टे आपने दे ही रखे हैं, पानी का कोई चार्ज लगता नहीं है, तो ये आप तो पैरासाइट पैदा करते चले जा रहे हैं और समाज में दूसरा वर्ग जो है वो टैक्स देते देते परेशान है। नहीं प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है इस पे और काफ़ी समय चाहिए रहेगा इस समीक्षा पे। बहुत अच्छा आपने विषय उठाया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अपन नहीं कर सकते कि जो गरीब हैं, जो डाउन पोर पीपल हैं, जो उनके लिए अपन सुविधाओं का वंचित कर दें। अभी आप कहिए 100 जिलों में कमलनाथ जी ने संबल योजना बंद करी थी, सुन तो लीजिए, जी हाँ, बंद करी थी तो उसका कुछ बचत हुई, पर ये ठीक है कि कमलनाथ जी ने उसका पैसे का उपयोग नहीं किया, कहीं सदुपयोग नहीं किया, वो और फिजूल खर्ची में ही चला गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रायोरिटी तो फिक्स करिए, बजट लाने से पहले जितने बुद्धिजीवी हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनको बुला के पूछिए तो सही कि समाज कैसे रेगुलेट होगा। आप लोगों को पैरासाइट बनाना चाहते हैं, परजीवी बनाना चाहते हैं, या फिर वो भी मेहनत करें, वो भी अपनी रोजी रोटी अर्जित करें, साथ में जो कर रहा है मेहनत उसको आप परेशान ना करें। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन परजीवी वाला से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ी रही है राज्य की। मध्य प्रदेश के जो अरे बढ़ रही है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर अकेले भोपाल में पिछले 3 महीने में लगभग 8 या 9 जो व्यवसायी हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली इसी चक्कर में कि साहब किसी के पास पैसा नहीं है टैक्स चुकाने का, किसी के पास बिल भरने के पैसे नहीं हैं, ये आप देख रहे हैं ना सारी चीज़ें तो। और ऊपर से कोरोना पीरियड चल रहा है तो सरकारी कर्मचारियों को तो टाइम पे तनख्वाह मिल रही है, प्राइवेट जो जॉब कर रहा था, जो प्राइवेट उद्यम चला रहा था, उसके पास तो कहीं से अर्निंग नहीं थी। और ऊपर से आप अब नगर निगम वसूली अभियान में लग गया है, उधर वो बिजली वाला वसूली अभियान में लग गया है, इधर ये आपकी सरकार तेल निकाले ही दे रही है। आप देख ही रहे हैं कि रोज पेट्रोल डीजल बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये कौन सी सरकार चला रहे हैं आप? देखिए क्या आप चाहते हैं लोग नक्सलाइट बन जाएं, लोग इस तरीके की मतलब धारणा पाल लें कि ये सरकार जो है सिर्फ वोटों की खातिर काम करती है? नहीं प्रकाश जी, ये विषय बिल्कुल सही बात है। जो कोरोना 100 साल बाद आया है तो इसमें सरकार रिलैक्सेशन देना चाहिए और भी देना चाहिए। और मुझे लगता है जिस तरीके से इस सरकार ने बढ़ाया है काफ़ी हर जगह क्षेत्र में दिया हुआ है रिलैक्सेशन। और जैसा बजट देखिए आप, अब ये सरकार नक्सलाइट तो कहीं नहीं बनने वाली है क्योंकि जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता भी जानती है। देखते हैं आपकी बात। 14 लाख करोड़ का देश का बजट हुआ करता था 2014 में। नहीं वो देश की अभी हम बात कर ही नहीं रहे, अभी हम सिर्फ प्रदेश की कर रहे हैं। और हम बार बार आपसे यही आग्रह कर रहे हैं, हम बार बार आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि जनता चाहती है आपसे ये कि आप ऐसा बजट दें, ऐसी व्यवस्था दें जिससे लोगों का भला हो। ये नहीं हो रहा है कि फ्री में बांटे चले जा रहे हैं और चूंकि वोट चाहिए तो कुछ भी कर रहे हैं। जी लेकिन ये तो एश्योरेंस दे ही दिया सरकार ने कि कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया। जैसे आप एक्स्ट्रा टैक्स कैसे कह रहे हैं? बिजली के ही दाम आप देख लीजिए, पेट्रोलियम की बात नहीं अभी पेट्रोलियम पदार्थों की, पेट्रोलियम पदार्थ तो छोड़ दीजिए, चलिए वो केंद्र से रेगुलेट बढ़ा दिया। देखिए 2 बार बढ़ा दिया। मैंने बोल दिया ना, पेट्रोल डीजल पे मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। मैं तो आपके राज्य के विषय की बात कर रहा हूँ। बिजली क्या केंद्र देता है क्या? नहीं, वो तो बिजली तो स्वाभाविक ही केंद्र का विषय नहीं है, राज्य का। तो राज्य का विषय है तो आप लोग क्या बताते नहीं हैं अपने मुख्यमंत्री को या जो भी संबंधित अधिकारी होंगे कि भाई साहब ये मतलब इसमें कोई सोना लपेट के दे रहे हो क्या बिजली में? नहीं, बिजली तो बिजली रहेगी। जो 7 रुपए यूनिट दिल्ली में मिल रही है वो आप यहाँ 12 रुपए में दे रहे हो, और बेशर्मी के साथ अभी फिर और बढ़ाने के चक्कर में आप साल भर में दूसरी। मैं ही बता दूं, काफी सारे लोगों का भी 100-125 रुपए बिल आ रहा है। वो आपको मैं बता दूं, मेरे यहाँ का भी बिल ऐसे ही आ रहा है। बताइए दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? 100-125 आ रहा है या क्या आ रहा है? नहीं, अब हम उनसे पूछ लेते हैं। सर देखिए, साहब ने कहा 100-125 रुपए बिल आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 1 साल से तो 100-125 का बिल किसी का नहीं आया होगा, झुग्गी में भी नहीं आया होगा। अब मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ कि 1350 रुपये मेरा पिछले महीने का बिल था। मैं जमा करके आया, 2-4 दिन लेट हुआ होऊंगा, फिर उसके 4-5 दिन बाद फिर वही 1450 होके आ गया। मैं बिजली ऑफिस गया, मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? मैं 4 दिन पहले बिल जमा करके गया। बोले इस महीने की आपकी रीडिंग है ना? मैंने कहा यार 4 दिन के फिर 1400 हो गया। अब पिछले 1 महीने का 1400, ये 4 दिन का 1400, ये कौन सा रेट है? तो बोले नहीं आप तो जमा करना ही पड़ेगा और नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे।
मैंने कहा ठीक है सर, जमा करना पड़ेगा तो मैं इसके लिए फिर आगे की प्रक्रिया अपनाऊंगा, मैं उपभोक्ता फोरम जाऊंगा, क्योंकि ये तो लूट मच गई है। चलिए बताइए प्रकाश जी, सत्येंद्र जी, आप एक पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी हैं, मुझे आप बताएंगे कि बिजली को लेकर ये जो गिमिक्स चल रहा है कि सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश के उपभोक्ता खरीद रहे हैं, मतलब हाँ बीजेपी को वोट देके या जिसको कहें बीजेपी का सपोर्ट करके गुनाह कर दिया है क्या जनता ने? नहीं प्रकाश जी, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने जरूर इस बिजली के अंदर बंदरबाट की थी कमलनाथ सरकार ने, जिससे 50,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजली कंपनियों को घाटा हो चुका है। लेकिन मैं ये कहता हूँ उसके बाद भी कोरोना टाइम भी चला, लेकिन शिवराज जी को, ये जनता को भी जनता भी धन्यवाद देती है और कांग्रेसियों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे टाइम पर भी वो सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया। इनफैक्ट जो 100 रुपये का बिल था उसको और 50 रुपये कर दिया गया, और जो 400 रुपये तक के बिल थे उसको बोल दिया गया था कि आप कम बता रहे हैं रहेगा। साहब, अरे साहब कुछ भी बता रहे हैं आप, मैं मतलब बताया। आप देखिए, मैं और आपसे उम्मीद करता हूं संजीदगी की, जनता भी आपसे उम्मीद करती है। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही कहते हैं कि बनियों की पार्टी है, तो बेचारे जितने बनिए हैं वो दुखी हो रहे हैं कि मतलब ये पार्टी है कि क्या है, मतलब कोई आपके समझ ही नहीं है कोई किसी को भी कि बढ़ाए चले जा रहे हैं और किस में बढ़ा रहे हैं और क्यों बढ़ा रहे हैं ये पता नहीं है। भाई सवाल ये है कि आप बिजली के दाम एक निश्चित उसमें बढ़ाएं हैं दायरे में तो समझ में आती है। जब दिल्ली में 7 रुपये में मिल रही है, जिसके यहाँ कोई एक भी उत्पादन सेक्टर नहीं है उसके पास, आपके पास तो इतनी यूनिट लगी हैं जहाँ से उत्पादन होता है, चाहे वो थर्मल की हो चाहे हाइड्रा हो, दोनों है आपके पास तो, और इसके बाद आप जो है कहानी किससे गढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जनता के साथ अन्याय है? तो नहीं प्रकाश जी, हाँ। मैं आपको सत्यता ही बिल्कुल, हाँ आपने सही बोला, मैंने आपकी बात को भी कहीं से इनकार नहीं किया है। हाँ, एमपीईआरसी मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन को इस पे और सारे लोगों की बात को भी ध्यान देना चाहिए। अरे वो क्या ध्यान देगा, वहाँ आपने एक रिटायर्ड आईएएस बिठा रखा। सुन तो लीजिए, एक तो ये आपकी सरकार में एक नई चीज चल गई है कि इनके यहाँ भी यही था, कमलनाथ जी के भी यहाँ पे, आपके यहाँ भी यही है कि अफसरों पे हाथ रखो, नेताओं में लात मारो। इन्होंने भी पूरी इनकी 1.25 साल सरकार चला ली और इनके निगम मंडल खाली पड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनने कहा अफसरों को ही सेट करो, और अफसरों को उनने सेट भी कर दिया। आप भी यही कर रहे हैं, ये फलाना रेरा, ये फलाना नियामक आयोग, ये ढिगाना आयोग। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जनता के लिए काम कर रहे हैं कि बिजली कंपनियों के लिए कर रहे हैं? क्या इनके सामने ये चीज़ नहीं आती कि जब दिल्ली में 7 रुपये की बिजली मिल रही है तो हमारे यहाँ जहाँ उत्पादन के सेक्टर लगे हुए हैं वहाँ इतनी महंगी बिजली क्यों मिल रही है? और मिल रही है तो हम उस घाटे को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल प्रकाश जी, ये यहाँ पे इनको ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से जो भी घाटा है उसको कैसे ब्रिज करें और जनता को कैसे, उपभोक्ता को कैसे राहत दी जाए, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस प्रदेश में आज 20,000 मेगावाट से ज़्यादा की बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो एक हमारी उपलब्धि है, जो 2,000 मेगावाट भी नहीं हुआ करता था कांग्रेस के समय। लेकिन इस विषय पे अब ये जो बिजली हम उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने राज्य के उपभोक्ताओं को महंगा दे रहे हैं, इस पर जरूर होना चाहिए समीक्षा और कम करना अच्छी चाहिए। बात आपने कही कि और क्या ये नहीं हो सकता कि सोलर एनर्जी को आप, या जिसको कहते हैं कि जो अपरंपरागत स्थिति है, जिनकी जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, चाहे विंड एनर्जी हो या फिर सोलर एनर्जी हो, इसको आप और बढ़ावा दें कि वो आप धीरे धीरे कट ऑफ करते चले जा रहे हैं, उसमें जो सुविधाएं मिलती थी वो और कम करते चले जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, इस पर भी होना चाहिए कि प्रमोशन मिले। जो इस तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर जाकर के काम कर रहे हैं, उसमें अपना प्लांट लगा रहे हैं, स्टार्टअप्स लगा रहे हैं, उनके लिए इस फील्ड में मदद भी देनी चाहिए। और ये बात भी आई है कि पहले जो सोलर से जो एनर्जी मिलती थी, आज सर उनको जो लोग लगा रहे हैं उसमें कम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश के अंदर ये स्थिति हुई, क्योंकि 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है कि हम उसको पूरा करें। और अभी भारत जो है इस सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें नंबर 1 और आप देख रहे हैं कि आप निकट भविष्य में जब वाहन इससे चलने लगेंगे तो आपकी खपत भी बढ़ेगी, तो आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। और देखने में ये आता है कि उन्होंने कहा सौर ऊर्जा, उन्होंने कहा सबसे लास्ट किसानों की लाइन लगी हुई है वो सोलार पंप लेने के लिए, पर आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन सी सरकार चल रही है? इसमें तो आपको सिर्फ मैनेजमेंट ही करना था, वो मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। नहीं, काफी इस बार सोलर पंप्स तो काफी दिए गए हैं प्रकाश जी, और अच्छा काफी दिए गए। मैं अभी आपको बता दूं 3 से 4 हजार की वेटिंग चल रही है अभी। हाँ, हो सकता है। अब आप बताइए, जब भोपाल जैसी, सुन तो लीजिए, अभी जब भोपाल जैसी स्थिति ये है जहां अभी ये चीज लोगों को कंसेप्ट पता ही नहीं है, वो तो किसान बेचारे जान ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है।
या भोपाल में ही आप जाइए तो वो पता ये चलेगा कि जो आपके सोलार एनर्जी वाले विभाग हैं वहाँ के अधिकारी अपने मस्त घूम रहे हैं, उन्हें चिंता नहीं, टाइम पे उनको तनख्वाह मिल रही है, मस्त 4-4 गाड़ियाँ ले घूम रहे हैं, और वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो किसानों के लिए आपको तैनात किया गया है कि आप सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी लेकर आएँ, उनके लिए सस्ते प्रोजेक्ट दे दें, वो आप नहीं कर रहे हैं। प्रकाश जी, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, वो आपने सही उठाया कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, जरूर ब्यूरोक्रेसी की असफलता के कारण सरकार के ऊपर ये ठीकरा फोड़ देते हैं लोग, जबकि सरकार का काम योजनाओं को बनाना है और उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम ब्यूरोक्रेसी का है। तो बिल्कुल सही बात है, ये ब्यूरोक्रेटिक अच्छी बात आपने कही। तो क्या इस बजट सरकार को कम करना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ, क्या इस बजट में जिम्मेदार अधिकारी जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्या इस बजट में सरकार ऐसा कोई प्रावधान रखेगी कि जो बजट दिया गया है वो टाइमली खर्च हो? दूसरी बात ये है कि जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिला या नहीं, इसके लिए आप कोई नीति लाएंगे कि नहीं, कब तक लाएंगे? कि सब चीज़ें जैसे अभी आया राज्यपाल के अभिभाषण में, कमलनाथ जी ने कहा सब चीज़ों में लिखा प्रस्तावित, भविष्य में पता ही नहीं कि होने वाला क्या है, वो तो अभी तो यही है कि हाँ होगा, देखेंगे, चलेगा, चलता रहेगा। ये कौन सा मतलब नई विचारधारा है? देखिए प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है बजट जब भी आता है तो एक वो आगे का रोड मैप ही प्रदर्शित करता है, लेकिन मैं आपने जो सा कहा कि उसके अंदर कमिटमेंट भी झलकना चाहिए। तो मेरी भी यही मान्यता है कि अगर हमने जो बजट प्रस्ताव किया अगले साल भर में हम क्या क्या करने जा रहे हैं, उसका रोड मैप है, तो उसको अक्षरशः हम कहें कि हम उसको एडहेरेंस करें, उसके ऊपर हम पालन करें, उसको अक्षरशः पालन करें और प्रोडक्टिविटी दें। मुझे लगता है ये सरकार करेगी। और जैसा कि पहले 15 सालों में भी इसकी राज्य की जीडीपी 1 लाख करोड़ की जीडीपी थी। ठीक है दिनेश जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ी उपलब्धि शिवराज जी की सरकार ने की है। दिनेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बजट को लेकर सबसे ज़्यादा तीखी निगाहें या जिसको कहें बारीक निगाहें तो आपकी रहती हैं, यानी विपक्ष की रहती हैं। क्या कुछ खामियां, कुछ कमियां आपने देखी हैं? या मैं बात करूं कमलनाथ सरकार की, जैसे उनका बजट आया था, एक औपचारिकता थी, उन्होंने कहा लो वही बजट करना है पेश, तो कर दिया उन्होंने ये नहीं देखा कि जो नगर की सरकारें चलती हैं वो कैसे चल रही हैं, उनकी क्या स्थिति है, कोई किसी को धनी धोरी नहीं है। सर अभी जो बजट पेश होने वाला है उसमें एक कमी तो मैंने बता दिया, बिजली के बिल का, जो वो कम नहीं हो रहा है। दूसरा, अभी कल से ही मतलब 1 तारीख से बस का किराया भी बढ़ने वाला है, जो कि आम जनता के ऊपर और बोझ पड़ेगा। उससे जो आम जनता को परेशानी होती है वो तो होगी, उसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जो अप डाउन करते हैं, बस वाले उनको बिठालते नहीं हैं क्योंकि उनको कम किराए में लेके जाना पड़ता है, उनकी भी परेशानी होगी। तीसरा ये है कि जब जैसे जैन साहब ने कहा कि पेट्रोल डीजल के रेट के लिए राज्य सरकार कहीं जिम्मेदार नहीं होती, तो मैं एक शब्द ये कहना चाहूँगा कि अन्य राज्यों में वेट कम है तो राज्य सरकार कई जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि दोनों की जिम्मेदारी है। राजस्थान में मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट मत करें। मैंने कहा कि बात आने दीजिए दिनेश जी की, मेरी बात आ जाने दीजिए। कहा है कि दोनों की जिम्मेदारी है। आपने कहा था कि राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं कहता हूं ऐसा नहीं कहा, गलत शब्दों को नहीं, मैं ही कह रहा हूं। चलिए मैं इससे आगे पूछता हूं दिनेश जी, आपकी भी सरकार थी, कमलनाथ सरकार ने कौन सा पेट्रोल डीजल पे 1 रुपया कम नहीं किया और 2 रुपये बढ़ा दिए? बढ़ाया था ना, ठीक है, बढ़ाया था, 2 बार बढ़ाया था, पर इतना भी ज्यादा नहीं बढ़ाया था कि ऐसी स्थिति बन जाए जो अभी वर्तमान। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपकी भी जो सरकार थी वो भी ऐसे ही चल रही थी कि कागजों पर अपना बस बना बनू के उनने दे दिया, जनता मरे तो मरे। सवाल ये है कि जो जनता आपको वोट देती है और ये मान के चलती है कि आप कुछ अच्छा करेंगे, वो नज़र नहीं आता तो लोगों को निराशा होती है। कांग्रेस में सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब अनपढ़ हैं, थोड़े बहुत होंगे अनपढ़, मैं मानता हूँ, पर ज़्यादातर तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्या बजट पर बैठ के डिस्कशन नहीं करते हैं, या फिर बुद्धिजीवियों को बुला के वो बातचीत नहीं करते हैं कि नहीं साहब बजट में क्या क्या होना चाहिए, और फिर उस हिसाब से तैयारी हो ताकि सरकार को घेरा जा सके? नहीं, इस बार सर हमारी तैयारी है कि अगर बजट जनता के पक्ष में नहीं आता है तो हम विधानसभा में इसका पूरा विरोध करेंगे। और हमने अपने जो पूर्व के वित्त मंत्री हैं या ऐसे जो कांग्रेस के नेता हैं जो अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उनको साथ बैठ के समीक्षा किया है, और उसके बाद अगर जनता के फेवर में बजट नहीं आता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। बजट सत्र
के समय ही। चलिए सत्येंद्र जी, बात ये भी उठती है कि आपके यहाँ भी आर्थिक मोर्चों पर काम करने वाले तमाम बुद्धिजीवी हैं, तमाम नेता हैं, पर मैं ये देखता हूँ बजट आने वाला होता है तो उसके बाद सत्ता में बैठे हुए लोग पार्टी में बैठे हुए लोगों से पूछते तक नहीं। ये अच्छी बात है? ये तो प्रकाश जी कोई भी कहेगा कि बिल्कुल बहुत गलत बात है। कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए। मैं कहता हूँ सरकार भारतीय जनता तो पार्टी मैं की यही कह रहा सरकार है हूँ तो कि 2 दिन भारतीय बाद जनता पार्टी बजट की आने वाला है। कोऑर्डिनेशन आप कमेटी से मैं भाई साहब वही पूछ रहा हूँ आपसे जी। कि 2 दिन बाद बजट आने वाला है, क्या वित्त मंत्री ने आप लोगों को बुलाया, आप लोगों से कुछ सजेशंस लिए कि उन्होंने कहा ये तो है ही है अपने जर खरीद गुलाम, जैसा पेश करेंगे ये वाह वाह ही करेंगे? नहीं ऐसा नहीं तो नहीं प्रकाश जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। और सरकार ने भी काफी पहले से ही बजट के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए थे। तो मैं सारी आपसे जगह पूछ रहा से। हूँ, मैं आपकी वही कह रहा हूँ। पार्टी और में हमारे आर्थिक मोर्चों पे काम करने वाले लोग हैं, आप जैसे पढ़े लिखे इंजीनियर लोग हैं, जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इन लोगों को बुलाकर क्या एक आध मीटिंग हुई सत्ता पक्ष की तरफ से, वित्त मंत्री जी ने या वित्त विभाग ने आपको बुलाया? बिल्कुल बिल्कुल बुलाया साहब, हमसे सुझाव लिए जाते हैं और लिए गए हैं। कहाँ बुलाया प्रदेश से। आपको? लिया सब सुझाव लिए हैं, बहुत सुझाव अब देखिए आमंत्रित क्या किए है, हैं। अब आप मुझे ना फालतू बुलाएं। बचाने की नहीं, कोशिश नहीं, मत प्रकाश करिएगा, मैं है ना? ये धतराज टाइप का काम नहीं करना। नहीं, आप नहीं, जो कुछ है बोलिए कि हाँ ये तो बिल्कुल। दुर्योधन है तो है, देखिए दुशासन प्रकाश, है तो है। आए के लिए आप भीष्म पितामह की नहीं, तरह बोल रहे हो, नहीं मैं तो नजर झुका के बैठा रहूंगा। नहीं नहीं प्रकाश जी, मैं गलत क्या काम करूं, कोई सुनिए और तो। कर रहा है और आप उसको बचाइए। मैं बिल्कुल नहीं बचा रहा हूँ, ये सुझाव मांगे तो गए थे, आपको सरकार पता को है कि दिए। जब द्रौपदी लेकिन का आप मेरे जनता को का चीर कह रहे हरण हो रहा हो और आप अगर भीष्म पितामह की तरह बैठे रहेंगे सर झुकाए, तो गलती तो आपकी भी मानी जाएगी ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो है, मैंने साफ कहा कि आपने मुझे बुद्धिजीवी बता दिया, आपने अर्थशास्त्री बता दिया, शायद हमारे यहाँ से मुझे तो नहीं आया कॉल, लेकिन वैसे कई लोगों को बुलाया गया, मेरे पास सूचना है और उनसे और सारे राज्य के सभी मेरी जो जानकारी है आप सुन लीजिए भाई साहब, और इनसे भी पूछ लीजिए, दिनेश जी को भाई बुलाया जाता तो पता चलता, उसमें मीडिया में भी जानकारी आती कि हाँ साहब आज इतने विशेषज्ञों को बुलाया गया, या ये पूर्व लोग थे जिनको बुला के इनसे चर्चा की गई है। मुझे तो नहीं मैं बता रहा हूँ, आपके व्यापारी प्रकोष्ठ मेरे संपर्क में है, वो कह रहा हमसे तो पूछा ही नहीं किसी ने भी। मैं आपको एक एक बताता हूँ, वो किसान मोर्चा आपका, उससे भी किसी ने नहीं पूछा, युवा मोर्चा उससे भी किसी ने नहीं पूछा। जब आप रोजगार की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, व्यापारी की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों मोर्चों से बात ही नहीं करेंगे आप। प्रकाश जी, ये शर्मनाक है कि नहीं है? नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपको बताऊं, अभी का मुझे जो खबर है ये सब की बुलाया गया, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं है, तो हो सकता है ये भी सही हो आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ पहले की वित्त मंत्री जो थे, जब जयंत मलैया जी, वो बुलाते थे और इनफैक्ट मैंने भी कई बार, मुझे उस समय कॉल आया, मैंने दिया। अच्छा, मैं एक अच्छी बात ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कि ये जो बजट है, कम से कम सरकार के कर्मचारी, अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो ऐसी गलती करेंगे, क्योंकि आपको याद हो तरुण भनोत जी जब ये कह रहे थे, हमारे अर्थशास्त्री वित्त मंत्री थे, तो आपको पता है उनका शैक्षिक स्तर क्या था और उनकी गलती के कारण क्या हो गया था। उन्होंने वित्त मंत्री जो मध्य प्रदेश सरकार को जो रोना रोते थे 15,000 करोड़ रुपए नहीं मिला है केंद्र से, और केंद्र के हिस्से से भी कुछ पैसा राज्य के लिए मिलता है, तो उस राज्य के जो हिस्से का इसलिए नहीं मिला था क्योंकि इन्होंने ओवर एस्टिमेशन ऑफ बजट कर दिया था। इनके अधिकारियों ने बाय लूटने के कारण से कम 5,000 करोड़ का घाटा मध्य प्रदेश को हुआ था। तो मुझे इनसे पूछ लेते नहीं, लेकिन हाँ प्रकाश जी, अब मुझे ऐसा लगता है वो 5,000 करोड़ का घाटा नहीं होगा। ठीक है दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस जनता के लिए बजट बनता है उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। नेता चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, एक दूसरे पर आरोप लगाए और निकल लिए। जिसने बजट बनाया उसे पता नहीं है कि किसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, और जो पेश कर रहा है बजट वो भी इतना बंधा हुआ है कि नीचे से जैसा लिखा हुआ आया उसने पढ़ दिया लेके। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या वाकई यही गलती कमलनाथ जी ने भी करी थी कि वो परंपरागत तरीके से ही अपना बजट लाए और उन्होंने भी पेश कर दिया वही का वही उठा के? सर मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, तब आपको भी नहीं बुलाया गया था, चाहे आपके प्रवक्ता हों, चाहे आपके जो वरिष्ठ नेता हों या बुद्धिजीवी हों, मीडिया से जुड़े हुए लोग, किसी को नहीं बुलाया गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस सुधारात्मक जो प्रक्रियाएं हैं उनके पक्ष में है या नहीं, कि जैसा चल रहा है चलने दो, अपन भी क्यों ज़्यादा? नहीं सर, बिल्कुल हम लोग सुधारात्मक जो रवैया है उसके पक्ष में है, और मैं मानता हूं कि हो सकता है कमलनाथ जी से गलती हुई होगी कि उन्होंने नहीं बुलाया होगा, पर उनको भी बुलाना चाहिए था। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है और दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
मैं जनता की बात करूं तो निसंदेह बजट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे प्रदेश का भी विकास जुड़ा है, हर व्यक्ति की आशाएं भी जुड़ी हैं। और ऐसे में यदि बजट के बारे में उससे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है या उसके बारे में कोई चिंता नहीं हो रही है, तो ये कल्याणकारी राज्य की जिसको कहें भूमिका नहीं कही जा सकती है। ऐसे में नेता हों या बुद्धिजीवी हों, उनको सबको इस बात पर सोचना चाहिए कि और राज्यों की तुलना में कहाँ बेहतर हो सकता है, कहाँ और चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं जनता के हित में, ताकि जनता भी खुश रहे और साथ साथ रेवेन्यू बढ़े, टैक्स कलेक्शन बढ़े। क्योंकि ये बात सही है कि शराब जैसी चीज़ों पर टैक्स बढ़ता है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर यदि डीजल पर अगर टैक्स बढ़ता है निरंतर तो वो थोड़ा सा जनता के लिए दुखदायी हो जाता है। और इसमें सरकार को भी सोचना चाहिए, बुद्धिजीवियों को भी सोचना पड़ेगा, समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।